हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग सीटेड जुलाई 2019 के पेपर फर्स्ट से EVS अर्थात पर्यावरण एवं शिक्षण शास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, लेकिन प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं EVS के सेक्शन में। आप स्क्रीन पर देख सकते हो पार्ट 3 EVS अर्थात इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन। प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप सीधे हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको समय समय पर PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को अप टू डेट रखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? डीजल होता है, मोम होता है, ग्रीस होता है, कोयला नहीं होता है। आप यहाँ ध्यान देंगे तो यह क्लास 6 से 8 की किताबों में मिल जाएगा। क्लास 8 के विज्ञान की किताब में आपको पेट्रोलियम के ऊपर एक चैप्टर है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आश्वासन से संबंधित। उसमें जितने भी पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं सारे का वर्णन दिया गया है। वहाँ आप देखोगे डीजल है, मोम है, ग्रीस है, लेकिन कोयला नहीं है। कोयला अलग ही उत्पाद है, कोयला पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला सवाल है, निम्न में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा तिथि को मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से होते हैं? दीपावली नहीं होता है, महाशिवरात्रि भी नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वे अमावस्या की तिथि को मनाए जाते हैं। और चौथे ऑप्शन में भी दिवाली और शिवरात्रि दोनों है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। अगला सवाल है, निम्न में से राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो इसके लिए आप लोगों को मैप देखना होगा और यहाँ ध्यान देंगे कि मैप से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को इंडिया का मैप देखना जरूरी है। और भारत के मैप को हम जब देखते हैं तो अरब सागर के समुद्र तट से सटे हुए मुख्य रूप से 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। तो इनमें से 3 कर्नाटक, केरल और गुजरात, पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल आपके सामने है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो यह सवाल भी देखेंगे, मैप से जुड़ा हुआ सवाल है। तो मैप से जुड़े हुए 2 सवाल आपको समझ में आ गया कि मैप से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैप के ऊपर डिटेल एनालिसिस कर लेना है। यहाँ देखेंगे झारखंड कहाँ स्थित है, तो मैप के ऊपर आप देखिए कि झारखंड कहाँ है। तो झारखंड आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि झारखंड की चौहद्दी से। ऐसे अगर कॉमन सेंस की बात करें तो कॉमन तरीके से कैसे पता कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, उधर झारखंड है नहीं, उधर तो दिल्ली है, हरियाणा है ना, पंजाब है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, तो पश्चिम बंगाल के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। उड़ीसा के उत्तर में ही झारखंड स्थित है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में भी नहीं है। तो चलिए 64 का तीसरा ऑप्शन सही है। 65वां सवाल, आप X पर स्थित हैं, ठीक है, आप X पर स्थित हैं और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। अब ये Y कहाँ है ये हमें मालूम नहीं है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले A पर जाते हैं, पहले हम A पर जाते हैं, ठीक है, जो X के ठीक उत्तर में है, 30 मीटर दूरी पर उत्तर में है। तो उत्तर के लिए अपर साइड ले लेते हैं। इसके बाद फिर आप B पर जाते हैं, जो A के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है, B, ठीक। इसके बाद फिर आप C पर जाते हैं, जो B के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है, C 30 मीटर दूरी पर है। इसके बाद
अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। यहाँ वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वाई स्कूल हमारा है और एक्स हमारा घर है। तो यहाँ देखेंगे कि वाई से एक्स का जो एंगल है वो क्या है, उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है। क्योंकि सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। विद्यालय के सापेक्ष अर्थात स्कूल से घर की ओर। तो यहाँ देखेंगे स्कूल से नीचे है, तो नीचे की दिशा क्या होती है, साउथ होती है, दक्षिण, है ना। और दाहिनी तरफ है, ठीक है, तो दाहिनी तरफ ईस्ट होता है, यानी कि ये बीच में है, तो एस ई अर्थात दक्षिण पूर्व की दिशा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। यहाँ पे औसत चाल पूछी जा रही है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना, डी बाई टी, डिस्टेंस बटे टाइम। तो डी है 1140 और टी कितना है, तो टी निकालना पड़ेगा 9:45 से 7:15। तो 9:45 से 7:15 आप जोड़ेंगे तो टाइम कितना निकल करके आएगा, 9:45 से 15 जोड़ दीजिए तो 10 बज जाएगा, 10 से 2 जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा, और फिर 12 से 12 जोड़ना तो 24 बजेगा। यानी कि उधर हो गए 14 घंटे 24 बजने में, और इधर 7 घंटे 15 मिनट। तो 24 और 7 21, 21 और 15 इधर और 15 इसमें दिया था, तो आधा घंटा, यानी कि टोटल 21.5, 21.5 घंटे हो गए। जब इसको डिवाइड करते हैं तो लगभग 53 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर निकल करके आता है, 53 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को, आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या है, सवाल है कि टीन क्या है। पहला ऑप्शन है कि वह भूमि जिसकी बीमाएं 100 मीटर गुणे 100 मीटर है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है, यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा वह भूमि जिससे कोई किसान, दूसरा ऑप्शन सही है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। यह मात्रा जो है एक जंगल में आदिवासी लोगों के बीच प्रचलित है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। तो रेत के टीले मरुभूमि में पाए जाते हैं, और मरुभूमि वाला शहर कौन सा है, अबू धाबी, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, अबू धाबी। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्न में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार या सीमेंट से ढकी गई है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखते हैं। पहला जो क्राइटेरिया है कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वहाँ नहीं है, ये सही है, क्योंकि जब झील में पानी होगा तब तो कुएं में पानी आएगा। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार या सीमेंट से ढकी गई है, ये भी सही है। ढक जाने के कारण वर्षा का जल सीधे जमीन में रिश्ता नहीं है। तीसरा है कि कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं, ये गलत ऑप्शन है। अगला है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, इसके कारण भी भूमिगत जल का स्तर गिर गया है, जिसके कारण कुएं सूख गए हैं। तो ए, बी और डी यहाँ देखेंगे।
अगला सवाल, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? तो देखेंगे कि यह सवाल पेडागोजी से जुड़ा हुआ है और एनसीएफ 2005 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा जाना है, बल्कि एकीकृत विषय के रूप में रखा जाना है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, वे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, इसलिए हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। निम्न में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और चौथा है कि कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। तो कौन सा सच है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि संबंधों का संपादन भाषा और गणित दोनों के माध्यम से होता है। यही सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में भाषा और गणित दोनों का महत्व बराबर है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में, तो पर्यावरण अध्ययन नया विषय नहीं है। पर्यावरण में हमारे परिवेश की चीज़ें शामिल हैं, तो ये नया नहीं है और आसान नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के जो हमारे प्रथम क्लास और द्वितीय क्लास में आते हैं तो उनकी आयु इतनी हो जाती है कि वे अपने आसपास के चीज़ों से परिचित हो जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया, क्यों? थीम, आप लोगों को पता होगा कि पर्यावरण अध्ययन में कुल 6 थीम रखे गए हैं, है ना। ये 6 थीम क्यों रखे गए हैं, क्यों प्रस्तावित किया गया, ये बताना है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, ऐसा नहीं है। बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, ये थोड़ा सा सही लगता है, लेकिन इससे भी उपयुक्त ढूंढना है, सबसे उपयुक्त ढूंढना है। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, ये सही है। उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, ये गलत ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन सबसे बेहतर है, सटीक है, सबसे उपयुक्त है। अगला, निम्न में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? आप यहाँ देखेंगे कि थीम से आधारित 2 सवाल पूछ दिए गए हैं, तो थीम आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप थीम को दिमाग में जरूर रखें। सवाल है कि यहाँ पे कौन से पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? भोजन है, आवास भी है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी है, काम और खेल नहीं है। चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण अध्ययन में केवल वर्णन और परिभाषाओं पर ही बल दिया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये होनी चाहिए। बच्चे सक्रिय रूप से जब तक भागीदार नहीं होंगे तो वे किसी भी अध्ययन में ज्ञान की रचना उनकी नहीं होगी। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, जी हाँ ये सही है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ ये सही हो गया, सी सही हो गया। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी सही है। तो ए, सी और डी सही है, बी गलत है। अब देखते हैं ए, सी और डी पहला ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से एवं कहानियाँ।
जब आप बच्चों के बीच जाते हो, क्लास में जाते हो, तो यदि आप किस्सों कहानियों से शुरुआत करोगे, कोई कहानी शुरुआत हो, तो बच्चे आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। सपोज दैट आप लोगों को वृक्षों की कटाई से संबंधित या वृक्षारोपण से संबंधित पाठ पढ़ाना है और आप बच्चों के सामने एक कहानी प्रस्तुत कर दो, जैसे कि उन्हें बताओ कि मणिपुर के वेलेंतीना एलंगबाम, जो एक 12 साल की बच्ची जो मणिपुर के ग्रीन एम्बेसडर है, उसके ग्रीन एम्बेसडर बनने के पीछे की कहानी को बताओ, तो बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। यदि आप वेलेंतीना की कहानी को जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ हमारी पत्रिका मेरा बचपन, उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। वहाँ आप लोगों को डिटेल में उसकी कहानी मिल जाएगी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, ये सही है, क्योंकि केवल पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, ये भी सही है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, सही है। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, ये गलत है। इससे बच्चों में सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास नहीं होता। तो ए, बी और सी दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, सही है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, सही है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये विभेदीकरण गलत है, ये समावेशी शिक्षा का विरोध करेगा, तो ये चौथा ऑप्शन नहीं रखना है। ए, बी, सी सही है, चौथा ऑप्शन। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है, इसके ऊपर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? समूह बनाने से क्या फायदा होगा? तो समूह बनाने से पीयर ग्रुप लर्निंग होगा, सहपाठी अधिगम का समर्थन, सही है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करेगा, ये भी सही है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ये तो वास्ट हो गया। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, ये भी गलत है। तो ए और बी, ये पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? न्याय और समानता के प्रति सरोकार ये होना चाहिए, सहभागिता होना चाहिए, याद करना, रटना, कंठस्थीकरण करना, ये सब गलत है, नेगेटिव पॉइंट है। चौथा प्रश्न पूछना सही है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन क्या है? सेल्फ असेसमेंट इज असेसमेंट एज लर्निंग। स्व आकलन सीखने के समान आकलन है, याद रखेंगे इसे। अगला सवाल है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? आप देखेंगे कि रेटिंग स्केल में जो पाठ्यांक आते हैं उन्हें नोट करना होता है ना। तो जब रेटिंग स्केल को ऑब्जर्व करेंगे बच्चे तभी तो उसे नोट किया जाएगा, तो अवलोकन सही है। निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये उद्देश्य है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये भी उद्देश्य है। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी उद्देश्य है। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये नहीं है। यही हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्न में से कौन सा या कौन से संकेतक का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो चित्र पढ़ने के बाद कौन कौन सा आकलन हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन हो सकता है, सही है। अभिव्यक्ति हो सकती है क्योंकि चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। विश्लेषण भी होगा, प्रयोग करना नहीं होगा। चित्र के द्वारा क्या प्रयोग होगा? तो ए, बी और सी सही है, दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया
कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहले मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग हो सकता है? आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो मेघालय, ये जो मेघालय है, तो मेघालय क्या है? यह वर्षा वाला इलाका है, बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ होती है, तो मेघालय में नहीं हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जगह जो बांस या खरपतवार उग आता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। अब इन 4 क्राइटेरिया में से झूम खेती से कौन रिलेट करता है, इसको बताना है। केवल ए, केवल डी, बी और सी, ए और डी। ये देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, लेकिन इसका सही से आंसर है कि झूम खेती का जो तरीका है उसमें एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही पड़ती छोड़ दिया जाता है। तो केवल ये सही होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ, करी मतलब सब्जी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो यह केरल का प्रिय भोजन है टेपियोका, और टेपियोका के कंद से अर्थात उसके जड़ से साबूदाना बनता है। अगला सवाल है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से हैं? तो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वे सामान्यतः ब्लैक एंड वाइट कलर वाले होते हैं। ब्लैक एंड वाइट, BNW, याद रखेंगे इसे। अगला सवाल है। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्न में से सही कारणों को चुनिए। सही कारण कौन कौन से हो सकते हैं? केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, सही है। केंचुए खरपतवार खा जाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ऐसा तो नहीं करते हैं केंचुए। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, सही है। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये सही है। ए, सी और डी, C, D, A। यहाँ देखेंगे ऑप्शन उल्टा पुल्टा करके दिया है कंफ्यूज करने के लिए। आखिरी सवाल। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं, ब्रॉन्ज। आज भी हमारे घरों में कांसों का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्न में से सबसे सही कथन को चुनिए। यह एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। यह तांबे जस्ता तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। यह तांबे और टीन का मिश्रण है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। ऑप्शंस देखेंगे कि यह एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। तो याद रखेंगे कि ब्रॉन्ज जो होता है वह मिश्र धातु है, ना कि एक तत्व है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। यह पीतल और तांबे का मिश्रण है, तो पीतल तो खुद ही मिश्र धातु है, ये गलत है। यह तांबे जस्ता तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है, नहीं। यह तांबे और टीन का मिश्रण होता है, ये सही ऑप्शन है। और यह साइंस से जुड़ा हुआ सवाल था। तो देखेंगे इस प्रकार से EVS में बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं रहते हैं। आप क्लास 6 से लेकर के 8 या 10 तक मोटे तौर पर चले जाओ। NCERT की किताबों से नोट्स बना लो, या SCERT बिहार बोर्ड का जो गवर्नमेंट स्कूल का बुक होता है आप उसे लेकर के इसकी तैयारी कर सकते हो। और पेडागोजी के लिए सबसे बेटर बुक जो है वो आप NIOS की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या BSEB की जो बुक है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की डायरेक्ट में जो किताब अवेलेबल है। और ये किताबें हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, आप जाकर के वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।